ठीक है, तो राजपूत काल हम लोग कर रहे थे। और राजपूत काल में हम लोगों ने कई वंशों के बारे में चर्चा की थी, यानी कि चंदेल वंश और गहरवाल वंश को हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखते हैं परमार वंश। देखो, परमार वंश की अगर बात की जाए तो परमार वंश जो है बेसिकली कहां पे है? परमार लोग कहां है? परमार वंश। ठीक, संस्थापक की अगर हम बात करें तो परमार वंश का फाउंडर कौन है? उपेंद्र। और परमार वंश स्थापित हुआ था मालवा में। कहां पर हुआ था परमार वंश? मालवा में। यानी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में एक राजपूत वंश स्थापित हुआ जिसको कहा गया परमार वंश। इस परमार वंश की अगर बात की जाए तो इस परमार वंश का जो फाउंडर है वो है उपेंद्र। कौन है? उपेंद्र। मालवा का एरिया पता है सबको? इंदौर, उज्जैन, आसपास का पूरा इलाका है ना। परमार वंश, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई धार को। किसको कैपिटल बनाया? धार को। इस वंश का एक महान शासक हुआ जिसका नाम था वाकपति मुंज। क्या नाम था इसका? वाकपति मुंज। वाकपति मुंज परमार वंश का एक महान शासक हुआ जो उस समय का कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। और वाकपति मुंज के दरबार में कई राइटर रहा करते थे, यानी कि वो एक महान विद्वान था। उसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित घात जैसे कई, या अमित गति जैसे कई विद्वान रहा करते थे। तो वाकपति मुंज किस वंश का शासक है? परमार वंश का। इसका फाउंडर याद रखना, फाउंडर कौन है? उपेंद्र है। राजधानी क्या है? धार है। राजधानी क्या है? धार है। इस वंश का सबसे महान शासक होगा राजा भोज। सबने नाम सुना है। भोपाल में बड़ी सी मूर्ति भी लगी हुई है, बड़े तालाब के बीचों बीच खड़े हुए हैं तलवार लेकर वो, है ना। तो जो पड़ेगा नहीं वो तलवार चला देंगे अपनी। ठीक है ना। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो राजा भोज क्या करेंगे? तो राजा भोज जो हैं इस वंश के सबसे महान शासक हुए। और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अगर बात की जाए तो राजा भोज जो हैं उन्होंने मालवा क्षेत्र को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। राजा भोज की जब बात की जाए तो राजा भोज सांस्कृतिक राजा भी थे और एक पॉलिटिकल राजा भी थे। जब राजा भोज का शासन था तब गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था चालुक्य नरेश भीम। कौन था चालुक्य नरेश? भीम। और उसकी राजधानी हुआ करती थी अनहिल वाड़ा। याद हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया है, गुजरात के सोलंकी। कौन है गुजरात के? सोलंकी। और यहां पर सोलंकी वंश का शासक है भीम प्रथम। सोलंकी वंश को ही चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात के चालुक्य हैं। कहां के चालुक्य हैं? गुजरात के चालुक्य हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया है? अनहिल वाड़ा को। और ये समय यहां पर भीम प्रथम है। मालवा में कौन है राजा? भोज है। कहा जाता है कि राजा भोज ने गुजरात पर आक्रमण किया और भीम प्रथम की राजधानी अनहिलवाड़ा को पराजित करके वहां से बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से राजा भोज शैव धर्म का पालन करने वाले हैं। कौन से धर्म का पालन करने वाले हैं? शैव धर्म का। यानी भगवान शिव के वो परम भक्त हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक नगरी का निर्माण करवाया है और वो है धारा नगरी। कौन सी नगरी बसाई उन्होंने? धारा नगरी। और एक नगर बसाया जिसका नाम था भोजपुर। जाती हो तुम लोग भोजपुर? भगवान शिव की मूर्ति देखी होगी तुम लोगों ने, कितनी बड़ी मूर्ति बनाई है, तो राजा भोज ने बनाई। ठीक है। तो भोजपुर नगर की स्थापना की और धारा नगरी यानी कि जो धार शहर है उसके आकार को भी उन्होंने बड़ा करवाया। क्लियर है? धार में ही
उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था और वो मंदिर है सरस्वती मंदिर। ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है और इस मंदिर की एक खासियत है कि इस मंदिर में जो है मां सरस्वती की एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ले गए और उन्होंने अपने म्यूजियम में उसे रखा है। मध्य प्रदेश सरकार इस मंदिर में रखी हुई मूर्ति को वापस लाने के लिए प्रयासरत है और वो ये चाहती है कि वो मां सरस्वती की जो मूर्ति है, यानी वाघ देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को वापस भारत लाया जाए। और इस तरह वहां पर जो मूर्ति रखी गई वो ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, बल्कि डुप्लीकेट जो उसकी मूर्ति होती है उसको रखा गया। ओरिजिनल मूर्ति जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो वाघ देवी की मूर्ति यानी कि मां सरस्वती की मूर्ति धारा नगरी में रखी हुई है और वहां पर एक महाविद्यालय बनाया गया है जिसका नाम है संस्कृत महाविद्यालय। इस समय धार जो है अगर देखा जाए तो इस समय राजा भोज की नगरी है, लेकिन जब मिडिवल एज में जाते हैं तो धार जो है वो खिलजियों के अंडर में आ जाएगी और खिलजियों के अंडर में आने की वजह से धार में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा बसेगी और मुस्लिम पॉपुलेशन बसने की वजह से वहां पर मस्जिदों का निर्माण होगा, जिसकी वजह से धार में बनाई गई मां सरस्वती का मंदिर और मस्जिद पास पास होने की वजह से कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मां सरस्वती की जब पूजा का दिन आता है और तभी उस दिन नमाज का दिन भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार संवेदनशील घटनाएं घटित हो जाती हैं। एक सेंसिटिव एरिया है धार। बात समझ में आई? दूसरी बात, इनके बारे में ये कहा जाता था ये एक सांस्कृतिक राजा थे, इनका श्लोक और कवि के रूप में ये जाने जाते थे, नई नई कविताओं की रचना करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके दरबार में बैठा हुआ कोई कवि अगर किसी नए श्लोक की रचना कर देता था तो उसे वो इनाम में 1 लाख रुपए दिया करते थे। सोचो, नए श्लोक की रचना कर देने पे, यानी वो कितने बड़े सांस्कृतिक राजा रहे होंगे। और उनकी पत्नी भी एक सांस्कृतिक महिला थी, यानी उनकी रुचि भी नए साहित्य में रही थी। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे कत्य कल्प तरु, एक लक्ष्मीधर की मैंने बताई थी पहले, राजा भोज की भी उस समय मैंने बोला था कि उनकी भी रचना है, कत्य कल्प तरु। आयुर्वेद सर्वस्व, ये भी राजा भोज की रचना है। ताम्रांग सूत्रधार, ये भी राजा भोज की रचना है। और युक्ति कल्प तरु, ये भी राजा भोज की रचनाएं हैं। राजा भोज ने लगभग 23 ग्रंथ लिखे, लेकिन सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं और कुछ समय के साथ नष्ट हो गए, यानी समय समय पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचनाएं की हैं। क्लियर है? राजा भोज की संस्कृति में जितनी रुचि थी या साहित्य में जितनी रुचि थी, उतनी ही रुचि उन्हें नई नई खोजों में भी थी और इसीलिए उन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर भी एक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में उन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा जो आने वाले भविष्य में बनाए जा सकते थे। और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर भी एक ग्रंथ लिखा राजा भोज ने। राजा भोज ने बड़े तालाब का निर्माण करवाया जिसको हम भोजसर के नाम से जानते हैं। यह भोजसर तालाब जो है वो पहले छोटा होता था, समय के साथ साथ इसकी खुदाई की गई और अब खुदाई करते करते इसे बड़ा किया गया। बड़ा करने के साथ साथ ही राजा भोज ने यहां पर बांधों का निर्माण करवाया जिससे बड़े तालाब में पानी स्टोर रह सके, बह ना जाए, इसलिए बांध बनाए गए। लेकिन जब यहां पर मांडू पर हुसैन शाह ने कब्जा कर लिया और तब उसने इस बड़े तालाब के बांध को तुड़वा दिया और जिसकी वजह से इस तालाब को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में इसकी रिपेयरिंग करी गई और राजा भोज के द्वारा बनाए गए इस तालाब की मरम्मत करके इसे वापस बनाया गया। लेकिन इस तालाब की गहराई इतनी नहीं थी कि पानी ज्यादा समय तक स्टोर हो सके। जैसी गर्मी पड़ती थी तालाब सूख जाता था और सूखने के बाद मिट्टी साफ साफ दिखाई देने लगती थी। तुम लोगों ने बड़े तालाब के बीचों बीच दरगाह देखी होगी, कभी घूमने गए हो बड़े तालाब? देखिए, किसी के साथ गए होगे, वरना अकेले गए होगे।
गए होगे ना, वैसे तो तुम जा नहीं सकते किसी के साथ, ठीक है ना। तो बड़े तालाब गए होगे, तो बड़े तालाब में तुम्हें बीचों बीच वो टेकरी दिखती होगी। वो टेकरी आज से लगभग 15 से 20 साल पहले वहां तक तुम पैदल जा सकते थे। देखी थी? फोटो वही मुझे लगा, वरना मम्मी की गोद में होगे तब। हाँ, जब सूखा होगा। हाँ, मतलब ठीक है, फोटो देखी थी, मुझे लगा मम्मी की गोदी में गया होगा वो। ठीक है। समझ गए ना। भाई मुझे याद है, क्योंकि मैं कॉलेज वॉलेज में था तब। हाँ, देखी होगी पूरा। वो तो अभी की घटना है, वो तो तुमने फोटो में देखा है, अभी की घटना है, वो तो 15-20 साल पहले की। तो पूरा सूख जाता था और हम पैदल जाते थे। लोग उसमें बाइक चलाया करते थे बड़े तालाब में, सोच सकते हो। बीचों बीच में बाइक चलती थी, कार रेसिंग होती थी, क्योंकि मिट्टी गीली होती थी। हमारे सिटी के सारे पठान आ जाते थे और बमा बम चलाते थे वहां पे कारें। समझ गए। तो रेसिंग होती थी वहां पर, बाइक रेसिंग होती थी, पूरा एकदम कीचड़ हो जाता था। फिर एक अभियान चलाया गया। अभियान चलाया गया कि बड़े तालाब को गहरा किया जाए, और गहरा करते हुए इस तालाब को सूखने ना दिया जाए। तो भारत में एक मुहिम चली गई, जिसके तहत बड़े तालाब को और गहरा करना था। तो भारत में सभी स्टूडेंट, सभी कॉलेज के, स्कूल के, सरकारी अधिकारियों, यानी सबने मिलकर श्रमदान दिया। और श्रमदान के तहत लोगों ने वहां से तगारी भर भर के मिट्टी निकाली, क्योंकि लेबर कहां से लाते थे लेबर। तो भारतीय जो जो भोपाल में रहने वाले निवासी थे, वो खुद लेबर बन गए, और उन्होंने खुद तगारियां भर भर के ट्रकों में डाली। और आज बड़ा तालाब इतना गहरा हो गया है कि बरसा ये गर्मी में भी वो सूखेगा नहीं। अगर सूख गया तो हम फिर कर देंगे। समझ गए बात को। तो हमारे पास श्रम की कोई कमी है नहीं, फटे फटे जा रहे हैं हम तो, बहुत पॉपुलेशन है हमारे पास। समझ गए ना। तो भैया क्या हुआ कि भोजसर नामक एक विशाल झील का निर्माण भी किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। उनकी मृत्यु और विद्या पर विद्वान और दोनों निराशित हो गए, और कहा जाता है निरालंबा सरस्वती, यानी मां सरस्वती भी दुखी हो गईं। और इस तरह किस राजा की मृत्यु पर कहा गया है निरालंबा सरस्वती? राजा भोज की मृत्यु पर। और इस तरह राजा भोज का जो वंश था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और वहां पर 12वीं सदी तक आते आते तोमरों ने मालवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान के समय चौहानों ने मालवा पर कब्जा कर लिया, और इस तरह मालवा किसके नियंत्रण में चला गया? चौहानों के नियंत्रण में। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कहानी बताई थी किस तरीके से तराइन का युद्ध हुआ, प्रथम और द्वितीय, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पहले खुद पराजित हुआ, और द्वितीय युद्ध में उसने पराजित कर दिया। क्लियर है। चालुक्य वंश की अगर हम बात करते हैं, तो चालुक्य वंश कहां पे था? गुजरात में। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह इस वंश का जो संस्थापक था वो था मूलराज प्रथम। कैपिटल क्या है? अनहिल वाड़ा। भीम प्रथम जब शासक बना, तब मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सब बचपन से सुनते आ रहे हो। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ससुरा रुकर ही नहीं रहा था, दे दनादन आक्रमण किए जा रहा था। उसे यह पता था कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, और भारत में लूट मार करके वो बहुत धन प्राप्त कर सकता है। तो एक बार से उसका पेट ही नहीं भरा, उससे 17 बार अपना पेट भरा। इतने आक्रमण किए भारत पर। लेकिन उसने जितने भी आक्रमण किए, उसमें से सबसे सफल आक्रमण 1025 में किया गया गुजरात पर आक्रमण था। और गुजरात में उस समय एक महान मंदिर था, जिस मंदिर का नाम था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग। और सोमनाथ के मंदिर में यह कहावत थी कि यहां पर धन इतना छुपा हुआ है कि इस धन को कोई भी अपनी आंखों से भी नहीं देख सकता।
मोहम्मद गजनवी को लगा कि भैया इतना सारा धन है तो भैया मैं तो देखूंगा, आंखें फाड़ लूंगा, कुछ भी करूंगा, पर आंखें देख के देखूंगा धन कितना है। मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण कर दिया गुजरात पर, और गुजरात पर आक्रमण करके उसने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर डाला, और सोमनाथ के मंदिर से वो बहुत अधिक मात्रा में धन लूटकर ले गया। इस मंदिर से उसने इतना धन लूटा कि इतने हजारों घोड़ों, हाथियों, खच्चरों पर सोना चांदी लाद कर ले गया। बीच में से आकर जो कुछ जनजातियां थी उसके कुछ दो चार कच्छर चुरा लेते थे, ठीक है ना। तो कर्माती जातियां हुआ करती थी, कुछ जातियां होती थी, बीच में से उसके दो चार खच्चर चुरा लेते थे, जिससे बेचारे के सोना वोना थोड़ा बहुत लूटपाट में चला जाता था। लेकिन सोमनाथ के मंदिर को लूटना मोहम्मद गजनवी ने भारत के अधिकांश धन को लूटने का जो है प्रयास किया। लेकिन भारत में इतना धन था, मान लो समुद्र से उसने एक लोटा पानी निकाल लिया, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा सिर्फ हमारा मंदिर तोड़ा गया, बाकी जितना धन था ले जाता भाई, हम तो वैसे बांट देते, इतना पैसा था हमारे पास, मंदिर को तो मत तोड़ता। लेकिन मंदिर को तो तोड़ना जरूरी है, ठीक, क्योंकि आक्रमणकारी ये सोचते हैं कि मंदिर जो है उसमें धन छुपा होता है और आस्था का केंद्र भी है लोगों की। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया और सोमनाथ के मंदिर को समय समय पर रिपेयरिंग करी गई, और इस तरह सोमनाथ के मंदिर को वापस से भीम प्रथम ने लकड़ी का बनवा दिया। दूसरी तरफ इस मंदिर को आगे चलकर चंद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था, यानी चंद्रदेव के द्वारा सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। भीम ने इस मंदिर की रिपेयरिंग करवाई क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया गया मोहम्मद गजनी के द्वारा। राजा भोज खुद भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने भी, राजा भोज ने भी इस मंदिर को वापस से रिपेयरिंग करवाई थी। आगे चलकर देवी अहिल्याबाई ने भी यहां पर दान दक्षिणा दी, और ऐसे कई आने वाले समय पर दान दक्षिणा सोमनाथ के मंदिर को मिला। वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर की काया पलट कर दी, और इस तरह इस मंदिर को आज वर्तमान में हम जब देखते हैं तो ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया, और इस तरह ये पहला ज्योतिर्लिंग है। क्लियर है? पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है हमारा? सोमनाथ का मंदिर। भीम प्रथम के समय ही उसका एक कमांडर था जिसका नाम था विमल, और विमल शाही ने माउंट आबू के पर्वत पर, जो राजस्थान में स्थित है, इस माउंट आबू के पर्वत पर जैनियों का एक मंदिर बनवाया जिसको कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और इस तरह दिलवाड़ा का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया गया जिसको हम विमल वसही के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विमल वसही के नाम से जाना जाता है। भीम प्रथम के बाद अगला शासक बना भीम द्वितीय। कौन बना? भीम द्वितीय। जिस तरह मोहम्मद गजनी ने भीम प्रथम के समय आक्रमण किया, वैसे ही भीम द्वितीय के समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? भीम द्वितीय। 1179 में मोहम्मद गोरी को लगा कि हमारे पूर्वज आए थे मोहम्मद गजनबी, क्योंकि मोहम्मद गजनबी ने 1025 में आक्रमण किया था, अब चल रहा है 1179, लगभग 125 साल, 150 साल हो चुके हैं। और ये भारत के बारे में लोगों को पता चल चुका है, मिडिल एशिया के लोगों को, कि भारत जैसा कोई धनी देश नहीं है, जितना लूट सको लूट लो, भारतीयों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोहम्मद गोरी को लगा कि भैया सब लूट रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, भाई जब सब भारत को लूटने में लगे हैं तो भैया मैं भी थोड़ा बहुत लूटामारी कर लूं। और इसी उद्देश्य से भीम द्वितीय 1179 में, मतलब भीम द्वितीय के समय 1179 में मोहम्मद गोरी भारत की ओर बढ़ा।
मोहम्मद गोरी ने सोचा कि मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के रास्ते भारत पर अटैक किया, चच्चा जान ने वहां से आक्रमण किया, हम गुजरात के रास्ते आक्रमण करेंगे। किसके रास्ते आक्रमण करेंगे? और नए टेक्निक अपनाएंगे, डायरेक्ट सोमनाथ का मंदिर लूटेंगे, धनवन पहले इकट्ठा कर लेंगे, फिर भारत को रोंदेंगे। समझ गए? तो गुजरात में बहुत धन था। अब इसे ही सोचकर मोहम्मद गोरी बढ़ा। अब मोहम्मद गोरी जब गुजरात पहुंचा तो वहां पे सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय की मां का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। और नायिका देवी ने पूरी कमांड अपने हाथों में ले ली। बोले बेटा तू मत घबरा, तेरी मां जिंदा है, शिवगामी जिंदा है, ठीक। और इस तरह जब उसने अटैक किया तो नायिका देवी खुद मैदान में उतर आई। और कहा जाता है नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि शायद उसे उसने जीवन दान भी दिया और मोहम्मद गोरी को जीवन दान देते हुए भारत से बाहर भेज दिया। मोहम्मद गोरी की भारत में यह पहली पराजय हुई। भाई साहब सोच रहे थे कि सोमनाथ के लूटे हुए धन का प्रयोग करके भारत पर फिर आक्रमण करेंगे, पहली प्लानिंग ही फेल हो गई, जीरो डक पे आउट हो गए, डक पर आउट हो गया। अब भाई साहब जब उसने आक्रमण किया तो नायिका देवी ने उसे क्या किया? पीछे धकेल दिया। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, क्योंकि मोहम्मद गोरी वापस आएगा तराइन का युद्ध, क्योंकि मैंने बताया था कि जब वो यहां से पराजित होगा तो वो यहां से आक्रमण करेगा फिर, और फिर उसका बॉर्डर भटिंडा में पृथ्वीराज चौहान से मिल जाएगी, और फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का फर्स्ट बैटल होगा। मोहम्मद गोरी को फिर पराजित कर देगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी सोचेगा यार पता नहीं क्या किस्मत लिखी, जब आक्रमण करता तब पराजित हो जाता हूं। क्या समझ रखा, कोई मंदिर का घंटा हो जब देखो बजा देते हैं भारतीय लोग। तो भाई उसको लगा भैया एक काम करते, पूरी मिलिट्री की तैयारी से चलते। और फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और जब द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का तो भैया फिर तो बमा बम मोहम्मद गोरी ने पराजय प्राप्त कर ली और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और मोहम्मद गोरी भारत के अंदर इंटर कर गया। और मोहम्मद गोरी ने भारत का शासन संभालने को दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पराजित कर दिया भीम द्वितीय ने, और उसे भी राजस्थान के अजमेर तक ढकेल दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक भी पराजित हो गया। लेकिन 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस गुजरात पर आक्रमण किया और भीम द्वितीय को वापस पराजित कर दिया। और भीम द्वितीय को पराजित करके गुजरात में डिस्टरबेंस पैदा हो गया, और गुजरात में डिस्टरबेंस पैदा हो जाने पर वहां के मंत्री लवन प्रसाद ने गुजरात में एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसको कहते हैं बघेल वंश, और चालुक्य वंश का अंत हो गया। समझ में आई बात? कहानी समझ में आई? बघेल वंश की स्थापना गुजरात में हो गई, और बघेल वंश की स्थापना करने के बाद वहां पर बाद में बघेल वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था रायकरण बघेल। क्या नाम था? रायकरण बघेल। रायकरण बघेल के समय अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण रायकरण बघेल गुजरात छोड़कर जो है चला गया, और इस तरह गुजरात दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार क्षेत्र में आ गई, और इस तरह गुजरात पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। क्लियर है? यह है गुजरात का सोलंकी वंश। समझ में आई बात? इस समय बहुत सारे राजा महाराजा जाएंगे, बहुत सारे शासक आएंगे, इससे तुम्हें याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि लिस्ट की लिस्ट आएगी राजा महाराजाओं। समझ गए?
क्योंकि इतने सारे शासक आएंगे कि इन शासकों को याद करना पड़ेगा तुम्हें, एक बार में याद नहीं होंगे, क्योंकि तुम लोग इंटेलिजेंट लोग नहीं हो, तुम लोग आम लोग हो, बादामी आम हो। कैसे आम हो? क्या सत्यवचन? काजल की बहन नहीं आई आज? क्या बात? चौहान। चौहान वंश का फाउंडर है वसुदेव। कौन है चौहान वंश का फाउंडर? वसुदेव। राजधानी क्या है? अजमेर। राजधानी क्या है? और अजमेर नगर जो है वो अजय राज के द्वारा बसाया गया। अजय राज ने कौन सा शहर बसाया? अजमेर। आगे चलकर इस वंश का एक और शासक हुआ अणोराज, जिसने पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण करवाया। बताइए सबको, वराह मंदिर पुष्कर में है, ठीक? तो वसुदेव ने इस वंश की स्थापना की, अजय राज ने अजमेर शहर बसाया, और अणोराज यानी कि उससे पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अगला शासक बनेगा विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनेगा? विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के समय जो है तोमर शासकों को उसने पराजित कर दिया। तोमर शासकों को पराजित करके उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और इस तरह दिल्ली भी किसके अधिकार क्षेत्र में आ गई? चौहानों के। याद हो, तुमने बुलाया था चौहान, मालवा का एरिया भी उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। यानी चौहान उस समय उत्तर भारत के सबसे महान राजपूत शासक होंगे। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है हरिकेली। क्या नाटक है? हरिकेली। इसके बाद इस वंश का एक महान शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कहा जाता है राय पिथोरा। क्या कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को? राय पिथोरा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित हुआ, लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा बैटल हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई, और पृथ्वीराज चौहान की शक्ति का अंत कर दिया मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, जिनमें मुख्य रूप से जैनिक, भट्ट, विद्यापति गोण और जनार्दन थे। लेकिन उसका राज्य कवि जो था वो था कौन? चंदबरदाई। कौन था उसका राजकवि? और चंदबरदाई ने एक हिंदी महाकाव्य लिखा है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयों का उल्लेख है, उसके अंतिम समय का उल्लेख है। और इसी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता के अपहरण की कहानी बताई गई है, कि किस तरीके से उसने जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर चलते समय अपहरण कर लिया। समझ गए? अब अपहरण मत करना, अब जेल हो जाएगी, उस समय जेल नहीं होती थी। समझ गए? वरना तुम सोचो यार पृथ्वीराज चौहान ने किया तो हम नहीं कर सकते क्या? पुलिस इतने सूटे मारेगी, इतने सूटे मारेगी कि तुम्हारा चेहरा और बंदर का, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, वो सेम टू सेम दिखेगा। समझ गए? मतलब मेरे ख्याल से बंदर ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होने के साथ ही चौहान वंश का अंत हो गया। कलचुरी के यानी त्रिपुरी के, कलचुरी यानी के त्रिपुरी, और इस समय कलचुरी यानी के जबलपुर के आसपास का इलाका, और वहां की कैपिटल हुआ करती थी त्रिपुरी। बस फाउंडर याद रखना, यहां का संस्थापक कौन था? कुक्कल प्रथम था। अभी हम
ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा डीप में जाओगे तो और हालत खराब होगी। पहले तुम्हारा बेस मजबूत हो जाए। तो अच्छा, ये भी डीप में है। ठीक है भाई, भूल जाओ सब, कुछ नहीं पढ़ा बनने। ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। क्या होता है कि देखो कंपटीशन इतना हाई है ना, कि थोड़ा सा डीप में, मैं अभी भी डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि लोग तो बच्चे इससे भी ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, पहले बेस मजबूत हो जाए, तुम्हारे कानों में सुनाई दे जाए कुतुबुद्दीन ऐबक कोई था। बड़ा तैयारी नहीं करे तो कौन कुतुबुद्दीन ऐबक? अच्छा, वो जहांगीराबाद वाले चच्चा, ऐसे याद आएगा तुम्हें फिर। तो पता होना चाहिए मोहम्मद गोरी कौन था, मोहम्मद गजनवी कौन था। भाई जब मैं तैयारी करता था मुझे भी नहीं पता था कौन थे, मुझे क्या लेना देना इनसे, जैसे तुम्हें आज कोई लेना देना नहीं है इनसे। समझ गए? सहयोगिता होगी कोई, वो पड़ोसी पीछे वाली गली में रहती है, तो क्या लेना देना उससे। समझ गए बात को? दिखी नहीं यार बहुत दिन से, मामा क्या गई है क्या? समझ गए बात को? तो तैयारी का जब होता है तब जाके चीजें पता चलती हैं। सेन वंश, याद आया सेन, बंगाल के सेन। पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना हुई थी और फाउंडर सामंत सेन। मैंने कहा था याद रखना। आगे चल के वल्लाल सेन हुआ, जिसने दो पुस्तकें लिखी। एक का नाम था दान सागर और एक का नाम था अद्भुत सागर की रचना की। लक्ष्मण सेन इस वंश का अगला शासक बना और लक्ष्मण सेन ने एक और ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम था अद्भुत सागर, जिसे उसने पूरा कर दिया। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद रहा करते थे, मतलब गीत गोविंद की रचना की थी, और जो रचना की थी वो की थी जय देव ने। तो याद रखना, जय देव ने किसकी रचना करी? गीत गोविंद की रचना करी। किसकी करी? गीत गोविंद की। याद रहेगा, जयदेव की गीत गोविंद। आगे चलकर भारत में तुर्की सल्तनत स्थापित हो गई। मोहम्मद गोरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी हुए। बख्तियार खिलजी को भेजा गया बंगाल और बिहार को जीतने के लिए। जब वो बंगाल और बिहार की ओर जा रहा था तभी उसने कौन सी यूनिवर्सिटी को नष्ट कर डाला? नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के बाद वो आगे बढ़ा और आगे उसने लक्ष्मण सेन पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी नादिया छोड़कर भाग गया और बाद में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, और इस तरह बंगाल और बिहार भी किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? तुर्कियों के। और ये राजपूत वंश भी समाप्त हो गए, मतलब बंगाल के सेन भी समाप्त हो गए। राजपूत काल का वंश है ये। ठीक। कश्मीर। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर पर समय समय पर कई शासकों ने शासन किया है। सबसे पहले अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में सबसे पहले अशोक ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और ललित पट्टन नामक एक नगर की वहां स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना करी। कनिष्क ने भी कश्मीर पर अधिकार रखा। हुण शासक मिहिर कुल जब कश्मीर गया तो उसने भी वहां पर, हुण शासक कश्मीर, हुण शासक ने भी, यानी मिहिर कुल ने भी वहां पर अधिकार जमाए रखा। समय समय पर कई वंश खड़े हुए कश्मीर में। पहला वंश है कारकोट वंश। कौन सा वंश है? और कारकोट वंश का फाउंडर है दुर्लभ वर्धन। कौन है? इसी वंश का एक शासक होगा ललितादित्य, और ये कश्मीर का एक मंदिर बनवाएगा जिसका नाम होगा मातंड का सूर्य मंदिर। तो कश्मीर के एक महान सूर्य टेंपल का निर्माण किसने करवाया? ललिता दित्य ने करवाया, और इसने सूर्य मंदिर की स्थापना की कश्मीर में। याद रखना, सन टेंपल है ये। ठीक है। कारकोट वंश समाप्त हो गया और कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आया। उत्पल वंश का फाउंडर है अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन के मंत्री सुइया ने झेलम नदी पर एक बांध बनाकर इंजीनियरिंग का उस समय का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया।
तो याद रखना, झेलम नदी पर बांध किसने बनवाया था? हुइया ने बनवाया था। किसने बनवाया? हुइया ने। आगे चलकर शंकर वर्मन इस वंश का शासक बनेगा। शंकर वर्मन जनता पर बहुत अधिक टैक्स लगा देगा, जिसकी वजह से जनता पर लगने वाले टैक्स की वजह से जनता उसके विरुद्ध हो जाएगी और फिर जनता के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। शंकर वर्मन की हत्या कर देने के बाद उसकी पत्नी सुगंधा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेगी और इस तरह सुगंधा कश्मीर की एक महिला शासिका के रूप में काम करेगी, शिवगामी जैसी। कारकोड और उत्पल वंश के बाद अगला वंश आया पर्वगुप्त वंश और इसका फाउंडर पर्वगुप्त था। लेकिन इस वंश का अगला शासक क्षेमगुप्त होगा, जिसका विवाह लोहार वंश की शासक की पुत्री दिद्दा के साथ होगा। लेकिन क्षेमगुप्त की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु हो जाने के बाद 980 में यहां की शासिका बनेगी दिद्दा। तो याद रखना, दिद्दा कहां की शासिका थी? कश्मीर की। 980 से लेके 1003 तक दिद्दा ने कश्मीर में शासन किया है और क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद वो स्वयं वहां की शासिका बनेगी। उसका भतीजा संग्राम राज उसकी सहायता करेगा। लेकिन आने वाले समय में दिद्दा अपने भतीजे के षड्यंत्र के कारण परेशान हो जाएगी और फिर संग्राम राज एक नए वंश को खड़ा करेगा, जिसका नाम होगा लोहार वंश। और इस तरह कश्मीर में चौथा वंश स्थापित होगा, लोहार वंश। संग्राम राज इसी का शासक बनेगा, लेकिन इस वंश का सबसे महान शासक होगा जय सिंह। जय सिंह के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखना कि कश्मीर का इतिहास इस समय एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है कल्लड़। और कल्लड़ ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राज तरंगनी। याद रखना, राज तरंगनी कश्मीर का इतिहास बताती है। किसका इतिहास बताएगी राज तरंगनी? राज तरंगनी कश्मीर का इतिहास बताएगी। याद रहेगा। 1339 में शाहमीर नामक एक अंतिम हिंदू शासक होगा, मतलब शाहमीर ने अंतिम हिंदू शासक की एक विधवा रानी है, उसका नाम है कोटा। और इस रानी को अपदस्थ करके यानी पद से हटाकर भारत में कश्मीर एक मुस्लिम राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा और अब वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन। तो पहले वहां पर हिंदू वंश हुआ करते थे, बाद में मुस्लिम वंश आ जाएंगे। और इस तरह राजपूत काल में समय समय पर अलग अलग वंशों ने अपनी स्थिति दर्ज कराई, लेकिन अंत में ये सभी वंश समाप्त हो गए। और इस तरह उत्तर भारत की कंडीशन अब क्या बन गई? तो उत्तर भारत की कंडीशन ये बन गई कि अब भारत का जो सुरक्षा का घेरा था, जिन्होंने राजपूतों ने बनाए रखा था, वो सुरक्षा का घेरा टूट गया। और सुरक्षा का घेरा टूटने के बाद अब भारत का इतिहास एक नए दौर में गुजरने वाला था और वो इतिहास था मुस्लिम इतिहास। क्योंकि अब भारत में मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके 1192 में तराइन का सेकंड बैटल जीत लिया और भारत का शासन उसने अपने दो सेनापति, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी को बांट दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का पूरा एरिया कंट्रोल किया और बख्तियार खिलजी को भेजा गया बंगाल और बिहार जीतने के लिए, जहां पर उसने सेन वंश की स्थिति को कमजोर कर दिया। और बख्तियार खिलजी की हत्या उसी के एक सहयोगी के द्वारा कर दी गई और इस तरह बख्तियार खिलजी का अंत हो गया। मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी की ओर लौट रहा था, तब 1206 में नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। यानी अब ये भी गया, ये भी गया, बचा कौन? और इस तरह 1206 में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होगी और इस तरह भारत में एक नया इतिहास प्रारंभ होगा।
समझ में आई? तो ये है प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है दक्षिण भारत का इतिहास। तो कल हम साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे, और वो इतिहास हम तब पढ़ेंगे जब दक्षिण में महापाषाण काल चालू होगा, मेगालिथ चालू होगा, और मेगालिथ से लेकर अंतिम समय। ठीक है? तो बाकी हम क्लासेस बाद में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।